नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह लेकर आपका अपना खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। दोस्तों, हर शनिवार को अक्षय ऊर्जा के किसी न किसी खास स्रोत के बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं। ठीक उसी तरह आज भी हम आपको बताएंगे अक्षय ऊर्जा के खास स्रोत बायो एनर्जी के बारे में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान हर नए दिन के साथ कामयाबी की एक नई दास्तान लिख रहा है, लेकिन इस दास्तान में एक चिंता का सबब भी है। वो ये कि लगातार पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन हो रहा है, लेकिन अब इस चिंता को दूर भगा रहा है अक्षय ऊर्जा। तो अगले आधे घंटे में अक्षय ऊर्जा से जुड़ी तमाम जानकारियों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले देखते हैं बायो एनर्जी पर बनी ये शॉर्ट फिल्म। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण निवेश है। तेजी से बढ़ रहे औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा मशीनीकृत कृषि के कारण सभी प्रकार की ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सभ्यता के प्रारंभ से ही बायोमास मानव जाति के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोतों में से एक है। प्रतिवर्ष कृषि और वन के मिलियन टन अवशेष उत्पादित किए जाते हैं। इन अवशेषों में ऊर्जा का समावेश है। शहरी क्षेत्रों में कूड़े के ढेर का निपटान एक गंभीर समस्या बनी हुई है। पेड़ों की पत्तियों और फसल अवशेषों को जला दिया जाता है। इससे प्रदूषण फैलता है। आज ज्यादातर गांवों में गोबर गैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे धुआं रहित स्वच्छ रसोई गैस भोजन तैयार करने में सहायक है। पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऊर्जा स्रोत है। भारत सरकार शुरू से ही बायोगैस को प्रोत्साहन देने की दिशा में निरंतर सक्रिय है। वर्ष 1980 में राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना की शुरुआत हुई। इससे बायोगैस संयंत्रों के निर्माण को एक नई राह मिली। बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान के रूप में उभरी है। चीनी उद्योग के पास भाप और बिजली में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और साथ ही साथ प्रचालन में किफायत प्राप्त करने के लिए पारंपरिक रूप से प्रयुक्त खोई आधारित सह उत्पादन है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय चीनी मिलों में नई तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है, ताकि ऊर्जा क्षमता के उच्च स्तर पर प्रचालन हो और अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन हो सके। आज चावल की भूसी का इस्तेमाल भाप और बिजली के उत्पादन में किया जा रहा है, जो औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए आवश्यक है। चावल की भूसी पर आधारित विद्युत संयंत्र पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल हैं और ये राज्य तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन करते हैं। बायोमास से विद्युत बनाकर इस्तेमाल करने से ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और रहन सहन के स्तर को एक नई राह मिलेगी, क्योंकि ऊर्जा का ये स्रोत स्थायी, सस्ता और पर्यावरण हितैषी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरेडा एक ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के लिए सस्ती दरों पर सावधि ऋण प्रदान करता है। सन 1987 से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते आ रहे इस संस्थान का आदर्श वाक्य है, ऊर्जा सदा के लिए। अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। तो दोस्तों, हमारी इस शॉर्ट फिल्म के जरिए आप ये तो समझ ही गए कि बायो एनर्जी आखिर है क्या और किस तरह से ये काम करती है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है,
और ये तमाम जानकारियां देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 2 खास मेहमानों को। तो आइए आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। डॉक्टर एनपी सिंह बायो एनर्जी विभाग में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में। इनके अलावा हमारे साथ हैं श्री के एस पोपली साहब, ये इरेडा में चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बायो एनर्जी आखिर है क्या और इसके स्रोत क्या क्या है। बायो एनर्जी यानी कि जैव ऊर्जा, ये अक्षय ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमको बायोमास से मिलता है। बायोमास एक ऐसा कार्बनिक ऑर्गेनिक पदार्थ है जो कि हमको ऑर्गेनिक जो खेती फसल है या प्लांट एंड एनिमल्स से ड्राइव होता है। जैसे जब किसान खेतों में से फसल काट लेता है तो उसमें खेत में रह जाता है, उस तरह का पत्ती वगैरह और जो कॉटन स्टॉक्स वगैरह हैं, मस्टर्ड स्टॉक हैं जो वो होता है। दूसरा लकड़ी या बुरादा उस तरह का है। उसके अलावा जो हमारे उद्योग हैं उनमें से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारा जो राइस मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, उनमें जो प्रोसेस होता है गन्ना या पैडी, उसके बाद जो रह जाता है खोई या जो है धान की भूसी, और उसके अलावा ग्राउंड नट सेल जो मूंगफली का होता है, या फिर कोई दूसरी ऐसे उद्योग हैं जैसे कि जो स्टार्च की कंपनियां हैं जो सैगो या स्टार्च बनाती हैं, उसमें से लिक्विड सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। उनमें बहुत कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि अगर उनको खुला छोड़ देते हैं तो वो एक पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन उनसे बायोगैस बन जाती है और ऊर्जा बन सकती है। तो ऐसे पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा को हम बायो एनर्जी यानी जैव ऊर्जा कहते हैं। इसके अलावा जो शहरों में होता है, घरों में होता है, रसोई से जो है अपना किचन से वेस्ट निकलता है जो ग्रीन वेस्ट होता है, और हाउस होल्ड वेस्ट होता है जिसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, सीवरेज होता है उसमें स्लज होता है, वो भी उसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। उससे बहुत सारी हमारी तकनीक हमने डेवलप की हैं अलग अलग तरह की, उससे हम ऊर्जा ले लेते हैं। ये तीनों प्रकार की जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और इससे जो फ्यूल बनता है वो सॉलिड फ्यूल भी होता है, जैसे लकड़ी है सीधा सॉलिड है, उससे कोयला बन जाता है जिसको चारकोल कहते हैं। फिर उससे जो गैसियस फ्यूल बन जाते हैं जिससे बायोगैस होती है, या फिर उससे बिजली भाप बना के बिजली बन जाती है जिसको हम कंबशन रूट कहते हैं। तो पिछले 30 सालों में मंत्रालय के प्रयास से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हमारे उद्योगों ने मिलके अच्छी एफिशिएंट ऐसी तकनीक ईजाद की है और कमर्शलाइज की है जिससे इन कुछ वेस्ट से बहुत अच्छी बिजली बन के और बहुत फ़ायदे हो जाते हैं, और ये बहुत ही पर्यावरण के अनुकूल हैं। इनसे कोई ज़्यादा नेट जो है कार्बन एमिशन नहीं होता है। तो इनको जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है उसमें कोई फ्यूल नहीं होता, इसमें बायो एनर्जी में जैव ऊर्जा में ये एक बायोमास एक फ्यूल होता है, लेकिन ये कार्बन न्यूट्रल होता है। जितना ये पेड़ पौधे उगते हैं, जितने उगने के टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं और उससे पौधा बनता है, तो उनको जो हम इस ऊर्जा में इस्तेमाल करते हैं करीब करीब अगर इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है उसको जलाने से, तो करीब करीब उतना ही होता है। ये जो बायोमास है जो कि ये गांव में मिलता है, तो इसके फ़ायदे गांव वाले के होते हैं। जैसे कि जो शुगर मिल में जो खोई होती है उससे ऊर्जा बनाते हैं शुगर मिल, और एक एक शुगर मिल में करीब करीब जो कोऑपरेटिव सेक्टर में है 30-35 हज़ार फार्मर्स की फैमिली उससे जुड़ी होती है। तो इस तकनीक से जो हम इसको कोजनरेशन करते हैं, जिसमें ऑप्टिमम कोजनरेशन करते हैं कि हाई टेम्परेचर प्रेशर पे जो बिजली भाप बनाते हैं उससे एक्स्ट्रा अतिरिक्त बिजली बन जाती है जिसको शुगर मिल बेच देते हैं, और उससे जो रेवेन्यू आता है वो भी फार्मर्स के साथ उनको शेयर किया जाता है। तो इस तरह से ये 4-5 इसमें तकनीक है। पोपली जी, आपसे जानना चाहूँगी कि इरेडा अक्षय ऊर्जा के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें किस तरह से फंडिंग देता है? देखिए, हम सभी तरह के अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करते हैं। अगर आप बायोमास एनर्जी और कोजनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जानना चाहते हैं तो इन दोनों के अंदर हम 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट की फंडिंग करते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट और जो टर्म लोन है हमारा वो 12 से 15 साल तक अवेलेबल होता है डोर टू डोर, और इंटरेस्ट रेट हमारा मार्केट इंटरेस्ट रेट से थोड़ा सा कम ही है, और बाकी हमारी नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं उसके अंदर। तो फंडिंग आसानी से अवेलेबल है। अब तक हमने 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बायोमास और कोजनरेशन के फंड किए, और सक्सेस रेट कोजनरेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। बायोमास के अंदर ये हुआ है कि कुछ जगह बायोमास की अवेलेबिलिटी या टैरिफ
के कारण कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस रहा है, बट अदरवाइज ये एक बड़ा अच्छा सूत्र है एनर्जी जनरेशन के लिए। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि बायोमास गैसीफायर क्या है और ऊर्जा के किन किन रूपों में इसका इस्तेमाल होता है? बायोमास को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए 4 तकनीक हैं जी। एक तो ऐसा होता है कि जो बायोमास थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, उससे जैसे कैटल डंग है, गोबर है, या पोल्ट्री वेस्ट है, या फिर इंडस्ट्रियल का वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, उससे हम उसको बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा होता है उसको जलाने का, जो सॉलिड है उसको जलाते हैं, उसको कंबस्शन रूट कहते हैं। एक दूसरा रूट है जिसको हम कहते हैं गैसीफायर। 1 किलो बायोमास को पूरा जलाने के लिए, कंबस्शन करने के लिए 6 किलोग्राम हवा की ज़रूरत पड़ती है या 3.5 किलोग्राम ऑक्सीजन की। तो इसको, इस गैसीफिकेशन प्रोसेस में 3 तरह के टेक्नोलॉजी बीच में होती है। इसको थर्मोकेमिकल कन्वर्जन कहते हैं। इसमें पहले जो है थोड़ा सा जगह जगह उसको 3 हिस्सों में होता है। वो पहले उसको पायरोलाइज करते हैं 200 डिग्री 250 डिग्री टेम्परेचर करने के बाद, फिर उसको कंबशन करते हैं 700 800 1000 डिग्री पे। उसके बाद उसको रिडक्शन कहते हैं। यानी कि जो बायोमास के अंदर कार्बन है, जैसे एक मैं बताना चाहूँगा एक सिंपल वे में, जो कोयला होता है उसमें सिर्फ कार्बन होता है। जो तेल होता है हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसको, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है। ये दोनों फॉसिल फ्यूल्स हैं। और जो तीसरा ये जो हमारा जो बायोमास है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो इसको बायोमास को हम समझते हैं कि ये कोयले से और तेल से भी अच्छा है, चूँकि इसमें ऑक्सीजन जो कि उसको जलाने के में आती है, और उसमें कोयले को जलाते हैं तो हवा देनी पड़ती है। इसमें पहले से ही अंतर इसके है। तो वो जो गैसीफायर है उसमें वो जो ऑक्सीजन है उसको जगह जगह पर हम ऑक्सीजन एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसको पूरे कार्बन को हम एक हीट के बजाय और राख के बजाय एक गैस में परिवर्तित करते हैं। तो उसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। वो गैस जो है उसका एक मिक्सचर होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है, बाकी कुछ दूसरी गैसेज होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों ही कंबस्टेबल गैस है, ज्वलनशील गैस है। इसका मतलब जो हमारा बायोमास हुआ उससे हमने एक ऐसी गैस तैयार की जिसमें एक प्रोड्यूसर गैस जिसकी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है करीब 800-900 के करीब, 1200 के करीब। फिर उस कंबस्टेबल गैस बनने के बाद उसको हम या तो सीधे फर्नेस में यूज कर सकते हैं, जैसे थर्मल यूज कहते हैं उसको। थर्मल यूज के लिए उसको थोड़ा हल्का सा क्लीन करना पड़ता है, जिससे जो बर्नर है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो उसको थोड़ा क्लीन और कूल करके वो सीधा बर्नर में देते हैं, तो उसको कहते हैं थर्मल एप्लीकेशन। फिर उसी गैस को हम एक पंप के, मैकेनिकल एनर्जी के, उसमें भी वाटर पंपिंग के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा उसको कूल करता है, क्लीन करना पड़ता है। लेकिन उससे बिजली भी बना सकते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी का, उससे बिजली सीधे बन जाता है। तो उसको इंजन में, जो डीजल इंजन है उसके साथ 70% ड्यूअल फ्यूल इंजन में, या फिर 100% प्रोड्यूसर गैस इंजन जो है ये भी डेवलप हुए हैं, उसमें सीधा डीजल की बचत हो जाती है। तो उसको बिजली बनाने के बाद में जो है कोई गांव में ले जाकर उसको यूज कर लेते हैं विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए या फिर किसी इंडस्ट्री के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि एलिजिबिलिटी क्या है, अगर इस प्रोजेक्ट के लिए वो फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उनके प्रोजेक्ट को कोई मदद मिले, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। एक कंपनी होनी चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और वो जो प्रोजेक्ट है वो वायबल होना चाहिए। वायबल से मतलब है कि उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे लोन को सर्विस करने की। अगर हम 10 साल 12 साल का लोन देते हैं तो वो सर्विस कर सके। तो उसके लिए ये है कि सरकार जो टैरिफ हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, चाहे शुगर केन का है, बायोमास है, या बगास के प्रोजेक्ट्स हैं, या गैसीफायर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका अलग अलग प्रेफरेंशियल टैरिफ गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए स्टेट रेगुलेटरी कमीशन टैरिफ नोटिफाई करता है। तो उसको लेके और जितनी ये पावर प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से वाइबल रहना चाहिए प्रोजेक्ट। हमारी मेन कंडीशन ये है। बाकी एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर वो लगा रहे हैं तो लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए। वो तो बाकी स्मॉल कंडीशंस हैं। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ हमें एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, और फिर उसके बाद हमारी टीम जो है 2 या 3 महीने में प्रोजेक्ट को अप्रेज कर देती है और आपको एक सैंक्शन लेटर दे देती है। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी की कंडीशंस हैं, जो कि हमें प्रोजेक्ट का चार्ज हमारे पास होता है। अकाउंट, एक स्पेशल अकाउंट खुला जाता है जिसके अंदर पैसा जाता है, ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट। और ये थोड़ी सी आम बातें हैं
जो कि डिस्कशन के द्वारा हम क्लियर कर देते हैं। डॉक्टर सिंह, गन्ने की खोई से भाप और बिजली के दिशा में जो शुगर मिलों के लिए सरकार परियोजनाएं चला रही है, उनके बारे में कुछ बताइए। हमारे जो देश में करीब 650 के करीब शुगर मिल्स हैं, जो कि प्राइवेट और कोऑपरेटिव और पब्लिक सेक्टर तीनों सेक्टर्स में है। उनके लिए जो शुगर मिल, हर एक जो शुगर मिल है उसको भाप की, स्टीम और बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो कोजनरेशन एक शुगर मिल का इंटीग्रल पार्ट है। शुरू से वो कोजनरेशन करते आए हैं, लेकिन इंसिडेंटल कोजनरेशन होता है। उसका क्या होता है, जितना उनकी ज़रूरत होती है उतना लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे बॉयलर रखते हैं वो। और उस 1994 से पहले, जब तक प्राइवेट सेक्टर वगैरह इसमें एक्टिव नहीं थे बिजली उत्पादन में, वो सिर्फ अपने मतलब का कर लेते थे। बाकी जो बचती थी उनकी खोई वो पेपर मिल वगैरह को बेच देते थे। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जिसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो बॉयलर डेवलप हुए हैं, उससे जो एक शुगर मिल है वो अपनी तो स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पूरा कर लेता है। अपने साथ अगर कोई डिस्टिलरी है उनके साथ में वो भी पूरी कर लेता है। लेकिन उसके अलावा 10-15 मेगावाट तक की बिजली बेच भी सकता है। वो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम कोजनरेशन। तो वो क्या करते हैं कि हाई प्रेशर पे, टेम्परेचर पर स्टीम जनरेट कर लेते हैं, फिर बिजली बना लेते हैं और उसमें से बीच में से वो जो जो उनको प्रोसेस में चाहिए होती है उसके प्रेशर के हिसाब से स्टीम निकाल के यूज कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने इसको बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने थोड़ा सा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स स्कीम तैयार की है, जिससे देश को अतिरिक्त बिजली मिल सके। अभी हमारे पास करीब 3,500 मेगावाट की बिजली इससे पूरे उसमें मिल रही है। सब्सिडी की भी कुछ योजना है? अगर कोई इस प्रोजेक्ट से जुड़ता है या शुरू करता है तो क्या सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी भी दी जाती है? इन प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रेफरेंशियल टैरिफ है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हायर है नॉर्मल टैरिफ से। दूसरा शुगर डेवलपमेंट फंड है, जो कि शुगर डेवलपमेंट फंड का फंड अवेलेबल होता है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। कमर्शियल रेट 12 से 13% इंटरेस्ट रहता है। तीसरा इसके अंदर MNRE, जैसा कि सिंह साहब ने बताया, डायरेक्ट सब्सिडी भी देती है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट के प्रेशर और एफिशिएंसी, जिस एफिशिएंसी पे है। तो 40 लाख पर मेगावाट से लेके 60 लाख पर मेगावाट कोजनरेशन के अंदर है। इसी तरह बायोमास के अंदर भी कुछ सब्सिडी अवेलेबल है। 60% शुगर मिल कोऑपरेटिव सेक्टर में, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में। तो कोऑपरेटिव शुगर मिल में उनके पास सरप्लस फंड नहीं होता। तो एक बूट मॉडल हम लोगों ने बिल्ट ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल स्कीम में पिछले 4 साल से शुरू किया है, जिसमें कोऑपरेटिव शुगर मिल और प्राइवेट जो होता है डेवलपर, IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, वो एक MOU साइन कर लेते हैं। उस MOU में क्या होता है कि जो ज़मीन है पावर प्लांट लगाने के लिए, कोजन प्लांट के लिए, वो शुगर मिल देता है। जो बगास है, खोई है, जब खोई उसका सीजन होता है वो शुगर मिल देगा। उसके अलावा जो इक्विटी और लोन है वो प्राइवेट डेवलपर अपनी तरफ से लाएगा। शुगर मिल को कोई पैसा फाइनेंशियल लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो प्लांट को टोटल कमीशन करेगा, ऑपरेट करेगा, और जो उसको बिजली भेजेगा उसमें से भी कुछ परसेंटेज शुगर मिल को जाएगा, कोऑपरेटिव शुगर मिल को। और उसके 15 साल के बाद में वो पूरा प्लांट कोऑपरेटिव शुगर मिल को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इससे क्या है कि जो अभी हमारी अनटेप्ड जो पोटेंशियल है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स में, चूँकि प्राइवेट शुगर मिल्स तो करीब करीब सब कर चुके इसको, लेकिन जो कोऑपरेटिव शुगर मिल में वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास लोन लेने के लिए, इक्विटी वगैरह के लिए पैसा नहीं होता। जो उनका प्रॉफिट होता है वो फार्मर्स को, अपने मेंबर्स को बांट देते हैं। तो ये उनके लिए होके इसमें करीब 18-20 प्रोजेक्ट्स अभी आ चुके हैं। पोपली जी, एक सवाल यहाँ लोन की बात उठी है। लोन के लिए किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है? कितने परसेंटेज पे लोन अवेलेबल है इस प्रोजेक्ट के लिए? अब लोन के लिए तो हमारी एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लीजिए, सारी डिटेल्स उसमें दे दीजिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दीजिए। और जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी करता है मार्केट कंडीशंस पे। तो आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है वो आपको 11.5 से 13% की रेंज के अंदर है। इरेडा 12.5 से 11.5% रेंज है। डिफरेंट बैंक्स थोड़ा सा, कुछ बैंक्स थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ कम देते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट की इनहेरेंट स्ट्रेंथ क्या है जी। तो बट लोन इनके लिए आजकल अवेलेबल है आराम से, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी को कहीं भी कोई मुश्किल आती है वो इरेडा में अप्रोच कर सकता है। हमारे यहाँ पे कोई आजकल फंडिंग जो है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे आप विंड के प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, काफ़ी सक्सेसफुल है। सोलर के प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
को जनरेशन और बायोमास प्रोजेक्ट्स तो हम लास्ट 25 साल से 20 साल से फंडिंग कर रहे हैं और आज की डेट में काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल हो गया है। सिर्फ बायोमास के अंदर जहाँ पे अब इन्होंने टैरिफ फिर से रिवाइज़ कर दिए हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में, तो जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स थे वो वापस से रिवाइव हो गए हैं और अभी कुछ फंड हमें नेशनल क्लीन एनर्जी फंड से भी मिला है, तो वो फंड भी हम बायोमास के जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए यूटिलाइज करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं पूछूंगी आज का सवाल खास आपसे, तो कहीं मत जाइए क्योंकि हम यूं गए यूं आए लेकर आपका अपना खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। शर्मा जी का ये परिवार पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया है। पूरी तरह सुरक्षित ना पड़ता जेब पे भारी, सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। डॉक्टर सिंह पोपली जी, आपने जो तमाम जानकारियां अक्षय ऊर्जा से के ये बायो एनर्जी और फंडिंग से लेकर दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऊर्जा हम सबकी प्राथमिक जरूरतों में से एक है और हम ये भी जानते हैं कि ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं और खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की तरफ बढ़ा जाए। इन्हीं में से एक स्रोत का नाम है बायोमास। बायोमास कई तरीके से इकट्ठा किया जाता है या कई तरीके का हो सकता है। 90% कृषि अवशेष खेतों में ही जला दिया जाता है। इसका नतीजा ये कि जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इस प्रोजेक्ट को यहाँ लाने के पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो खेतों में काफ़ी कृषि अवशेष जलाए जा रहे हैं, अनुमानित 70 मिलियन टन खेतों में ये कृषि अवशेष जल रहे हैं, जिससे काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है। दूसरा इसका मुख्य कारण यह है कि गाँव में बिजली की बहुत समस्या है, तो इस अवशेष जो कृषि अवशेष हैं इससे हम कैसे बिजली उत्पादित कर सकें, इसका हमें इस विचारधारा पे हमने यहाँ काम शुरू किया। बायोमास से बिजली बनाने की तकनीक नई नहीं है, लेकिन केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल ने बायोमास के तौर पर कृषि अवशेष को इस्तेमाल करने की कोशिश की। कोशिशें ही कामयाब होती हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक अनिल दुबे और उनकी टीम ने ये कमाल कर दिखाया। रायसेन के माना गांव में बायोमास तकनीक पर आधारित एक छोटा बिजली घर बनाया गया। यहां न केवल विद्युत बनाई जा रही है, बल्कि रायसेन जिले के पंप हाउस को सप्लाई भी की जाती है। खेती और जंगल बायोमास के दो बड़े उत्पादक हैं। बायोमास गैसिफिकेशन एक बड़ा जरिया है बिजली बनाने का और इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जा सकता है। कृषि अवशेष ब्रिकेट 2.5 रुपये किलो की लागत पर उपलब्ध हो जाता है। बायोगैस गैसीफेयर विद्युत घर में कृषि अवशेष से ब्रिकेट तैयार किए जाते हैं, फिर इन्हें एक प्लांट में जलाकर गैस का निर्माण किया जाता है और फिर बिजली बनने के लिए तैयार हो जाती है। बिजली बनाने का यह तरीका बहुत अच्छा विकल्प है। कृषि अवशेष आधारित बायोमास बिजली घर का 50 किलो का पावर प्लांट तैयार करने में लगभग 25 से 30 लाख रुपए की लागत आती है। सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है। ये सब्सिडी पावर प्लांट के लगाने पर 15,000 रुपए प्रति किलोवाट है। अभी हमारी जो कीमत बिना अनुदान के 5.5 रुपया से 6 रुपया प्रति यूनिट आती है। यदि हमें सरकार का जो अनुदान मिले 15,000 रुपये प्रति किलोवाट, उसको यदि हम मद्देनज़र रखें तो इसकी 5 रुपये से कम 4.5 से 5 रुपये के बीच में उत्पादन आ सकता है बिजली का। दीर्घकाल और स्रोतों के बारे में सोचें तो बायोमास गैसीफायर से बिजली बनाना एक फायदे का सौदा तो है ही, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करना भी है।
और ये बात हम सभी जानते हैं, यदि पर्यावरण बचा रहेगा तभी हम बेहतर ढंग से विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आपसे पूछूंगी एक खास सवाल, तो ये रहा आज का सवाल। उस संस्था का नाम बताएं जो अक्षय ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए फंडिंग करता है। तो सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है और जवाब इस एपिसोड में ही था, शुरुआत में भी था और अंत में भी था। अब ये आप पर है कि आप इसका जवाब कैसे देते हैं। अगर इस जवाब के साथ आप इस शो को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फटाफट कागज पेन उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो फटाफट हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। तो हमारी ईमेल आईडी है akshayurja.ddk@gmail.com। तो दोस्तों, हमें आपके जवाब का, आपके सुझावों का रहेगा बेसब्री से इंतजार और इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। अब अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है अक्षय ऊर्जा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमसे कभी ना दूर